हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 मतलब वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें जो भी टॉपिक मेन से है प्रकाश का परावर्तन, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहेंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, कोई मान लीजिए यहाँ सतह है, उधर से एक किरण आया, कोई भी किरण आया, कोई भी प्रकाश का किरण आया, तो सतह से यहाँ टकरा करके अब इधर नहीं गया, वापस उसी माध्यम में लौट गया जहाँ से वो आ रहा था, जिस माध्यम से। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए आगे है, देखिए प्रकाश का परावर्तन मतलब हम जान गए, लेकिन देखिए क्या क्या होता है उसमें, मेन रूप से क्या क्या रोल है, उस सब के बारे में हम तुरंत अभी पढ़ने वाले हैं। पहला कि आपतित किरण, की आपतित किरण हम लोग किसे कहेंगे, तो कह रहा है कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए कोई सतह है, परावर्तक सतह है, तो इस पर कोई अगर किरण आ रही है, ये देखिए किरण आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। अब देखिए अगला है आपतन बिंदु। तो कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए जो ये आपतित किरण था ना, जिस बिंदु पर पड़ रहा है, मान लीजिए भी बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। देखिए अब आगे है अभिलंब। तो अभिलंब हम लोग किसे कहेंगे, कह रहा है कि आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए आपतन बिंदु बी था, तो बी से जो लंब हम खींच रहे हैं एन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला हो गया आपतित किरण। जहाँ बिंदु पर जिस बिंदु पर मिला उसको क्या हो गया, तो हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से जो यहाँ लंब खींच रहे हैं उसको क्या कहेंगे, तो अभिलंब, लंब से अभिलंब। देखिए आगे है कि परावर्तित किरण किसे कहेंगे। अभी तो हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब क्या है, तो अब आगे है परावर्तित किरण। देखिएगा कह रहा है कि परावर्तित किरण परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए जो आ रहा था उसको आपतित कह रहे थे, लेकिन जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको परावर्तित कहेंगे। तो परावर्तित किरण यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ भी आपतन बिंदु था, तो आपतन बिंदु से मतलब इस सतह है ना कोई, तो सतह से अगर कोई आपतित किरण आ रहा है, टकरा रहा है, फिर चले जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए आगे है आपतन कोण। फिर कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए जो आपतित किरण यहाँ है, अब यहाँ देखिए अभिलंब है, तो यहाँ दोनों के जो बीच में कोण है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को हम क्या से दर्शाते हैं, तो आपतन कोण को हम छोटा आई से भी दर्शाते हैं। अब आगे देखिए, आगे है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए अभिलंब और परावर्तन किरण दोनों के बीच के जो कोण है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग छोटा आर द्वारा, किसके द्वारा, छोटा आर द्वारा दर्शाते हैं। और कहेगा कि आपतन कोण को किसके किसके द्वारा, तो छोटा आई द्वारा। अगर परावर्तन कोण को कहेगा तो किसके द्वारा, तो छोटा आर द्वारा दर्शाया जाता है। आगे है, देखिए परावर्तन है, तो परावर्तन के दो नियम होता है। परावर्तन के कितने नियम होता है, तो दो नियम होता है। पहला नियम है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में या एक ही सतह पर होते हैं। देखिए यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल पर है ना, एक ही समतल, एक ही बिंदु पर है ना, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि देखिए ये जो आपतन कोण आई था, ये जो परावर्तन कोण आर था, ये दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो दोनों नियम ही जान गए हम लोग। पहला नियम था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, तीनों एक ही सतह पर है। और दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब आगे देखिएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हम लोग किसे कहेंगे, प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो उस स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब कोई भी अगर कोई भी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद हमको जहाँ पर दिखाई देगा, जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखिए आगे देखिएगा, मतलब प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के। क्या प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के। एगो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एगो होता है
आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि जो हमको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे देखिए कोई भी चीज़ हमको अगर पर्दा पर दिखाई देगा, कोई भी चीज़ का अगर हो रहा है प्रतिबिंब हमको मतलब देखना चाह रहा है, तो जो पर्दा पर हमको दिखाई देगा उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन जो नहीं दिखाएगा उसको काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो मेन रूप से नहीं है। आगे देखिएगा, आगे है कि वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, यदि परावर्तित किरण वास्तविकता में मिलती है या एक यदि परावर्तित किरण वास्तविकता में मिलती है तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिएगा, देखिए ये तो मतलब दर्पण में पढ़ना है कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, और देखिए पी मतलब पोल होता है, मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब दर्पण में पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसको हम आपको मतलब प्रतिबिंब बताने के लिए कैसा वास्तविक होगा कैसा काल्पनिक होगा उसके लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। तो देखिए कोई मान लीजिए वस्तु है एक, ये भी एक वस्तु है। तो अगर यहाँ देखिए जो ये है इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, जो लंबा सा लाइन जो गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किसी वस्तु को दर्पण पर मतलब परिवर्तित करते हैं तो दर्पण से टकरा करके फोकस के माध्यम से आ जाती है। कोई भी मान लीजिए वस्तु है तो उसका अगर किरण को अगर हम दर्पण से टकराएंगे तो वो फोकस से गुजर जाएगी। अगर उसी के मतलब उसी के समरूप हम अगर किसी भी वस्तु को सेंटर से अगर मतलब केंद्र से टकराएंगे तो वो भी क्या करेगी कि मतलब दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आने के लिए प्रयास करेगी। देखिए गई थी इधर से, लेकिन फिर उसी माध्यम में वापस आने के लिए क्या करेगी, उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी। तो देखिए जहाँ पर मतलब देखिए ये जो फोकस से गुजरा और जो सेंटर से गुजरा और दोनों के बीच में जहाँ जो मिलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस बिंदु पर मिला तो यहाँ पे एक वस्तु का निर्माण हो जाएगा, उसका वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ए डैश और बी डैश से बता दे रहे हैं। तो ऐसा समझा जा सकता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम दर्पण से टकराएंगे, मतलब किसी भी वस्तु की किरण को दर्पण से टकराएंगे तो फोकस के माध्यम से आएगी, और उसी के समरूप अगर सेंटर से भी किसी भी वस्तु को ले जाएंगे तो वो दर्पण से टकराएगी लेकिन वापस उसी माध्यम में आएंगी। उसी माध्यम में आएगी तो बीच में कहीं पर तो मिलेगी, तो जहाँ पर मिलेगी जिस भी बिंदु पर मिलेगी उस दर्पण का क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब आगे देखिएगा, आगे है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कह रहा है कि यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलता है लेकिन परावर्तित किरणें के पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किरणें है, यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मतलब सचमुच में नहीं मिलता है लेकिन परावर्तित किरण के पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई आभास होता है, प्रतीत होता है कि सचमुच में जाके पीछे मिल रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। या तो इसको हम सिंपल रूप से समझ सकते हैं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कह रहा है कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिएगा, देखिए आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी दर्पण के समीप अगर हम दर्पण के समीप एक वस्तु को रखते हैं, ये देखिए वस्तु रखे हैं, तो अगर समांतर, अभी तो उसमें भी देखे थे कि मुख्य अक्ष जो समांतर होता है तो फोकस से गुजरता है। तो कोई भी वस्तु है तो उसको अगर मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण से टकरा रहा है तो फोकस से उसका किरण गुजरेगा, फोकस से यहाँ से गुजरा। फिर देखिए अगर उसी वस्तु को हम सेंटर से ले जाएंगे, सेंटर से अगर हम ले जाएंगे तो वो तो मतलब वस्तु है तो वो भी टकराएगा दर्पण से टकराएगा, लेकिन वो भी क्या आएगा, तो वह माध्यम में वापस लौट जाता है। जान ही रहे हैं कि सेंटर से अगर गुजरते हैं किसी भी वस्तु किरण को तो मतलब उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, तो उसी माध्यम से वापस लौटेगी। तो देखिए यहाँ ये कभी भी मिलेगी, ये जा रहा है तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कभी मतलब नहीं मिल सकता है। तो इसको हम लोग मतलब जानने के लिए अपने से खुद से अनुमान लगाते कि अगर ये आगे जाती तो शायद मिल सकती थी, तो अगर इसको हम लेंगे आगे, हम दोनों के आगे लेंगे यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आभास कर रहे हैं, सिर्फ आभासी हम लोग, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है लेकिन हम लोग को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आगे तो यहाँ जाके जो मिलेगी तो यहाँ पे देखिए बना प्रतिबिंब, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, सचमुच में ऐसा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। देखिए ये सब जो बी हो गया, पी, ये सब मतलब जो भी है, तो सबका आपको आगे वाला टॉपिक जो आएगा दर्पण में, गोलीय दर्पण में, तो उस सब में आपको बताया जाएगा। तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसी जान जाइए कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। इसके बारे में डिटेल रूप से हम अगला वीडियो में बताएंगे। देखते हैं आगे। आगे देखिए, आइए दोस्तों, आगे वाला वीडियो हम लोग मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।